नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे लक्ष्मी योजना पर सियासत की। बता दें कि रक्षाबंधन पर दिल्ली की महिलाओं को बड़ी सौगात देने के दावे के साथ लाई गई लक्ष्मी योजना, लेकिन लाभ मिलने से पहले ही योजना पर सियासत और सवालों का साया मंडराने लगा। मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है और कोर्ट ने सरकार के सामने एक बेहद सीधा लेकिन गंभीर सवाल खड़ा कर दिया। अगर किसी महिला की पात्रता तय करने के लिए सरकारी सिस्टम मौजूद है तो फिर उसकी पहचान और मंजूरी के लिए सांसद या विधायक की सिफारिश क्यों जरूरी है। हाईकोर्ट ने यह साफ कहा है कि किसी योजना का लाभ जनप्रतिनिधियों की पसंद और नापसंद पर निर्भर नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह भी है कि अगर कोई लाभार्थी अपने इलाके के सांसद या फिर विधायक को नहीं जानता या जनप्रतिनिधि से मंजूरी उसको नहीं मिलती तो क्या वो सरकारी योजना के लाभ से वंचित रह जाएगा। जनहित याचिका में यह दावा किया गया है कि आवेदन के दौरान एमपी एमएलए की मंजूरी मांगी जा रही है, जबकि सरकार की अधिसूचना में ऐसा कोई बाध्यता स्पष्ट तौर पर नहीं है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी इसी शर्त पर सवाल उठा चुके हैं। तो आज की डिबेट में सवाल सिर्फ लक्ष्मी योजना का नहीं है, बल्कि सरकारी योजनाओं में पात्रता तय करने के अधिकार और राजनीतिक सिफारिश की भूमिका का है। क्या जन कल्याणकारी योजना का लाभ सिस्टम तय करेगा या सियासी सिफारिश? आज की बहस इन्हीं तीखे सवालों पर होगी। चलिए, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसी पर आपको तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मीनाक्षी शर्मा प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी की जुड़ी हुई हैं। दीपक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इम्तियाज अहमद बीजेपी नेता है, हमारे साथ जुड़े हुए। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। मीनाक्षी जी, आपके पास आऊंगे। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है और अगर जो लक्ष्मी योजना का जो उद्देश्य है जरूरतमंद महिलाओं तक सीधे सरकारी मदद पहुंचाना है, तो फिर लाभार्थियों की पात्रता तय करने के लिए सांसद या विधायक की मंजूरी क्यों जरूरी है? आपका क्या कुछ इस पर कहना है? मीनाक्षी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए एक बार फिर से जुड़ेंगे, संपर्क साधेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि अब जो सियासत है वो लक्ष्मी योजना पर यहाँ पर शुरू हो चुकी है और इसी के साथ बताते चले कि अब जो योजना रखी गई उसके लिए पात्रता भी रखी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एमपी या एमएलए की मंजूरी आखिर इस योजना की पात्रता के लिए क्यों जरूरी है। बहरहाल अब इसके साथ ही जो दिल्ली लक्ष्मी योजना है उसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल किया कि कोर्ट ने आर्थिक सहायता पाने के लिए महिलाओं को सांसद या विधायक की अनिवार्य सिफारिश लेने की क्यों जरूरत रखी गई। मामले में सरकार को बहरहाल 10 दिन के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया। चलिए सीधा आपको अभी चर्चा भी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली लक्ष्मी योजना से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार से पूछा कि योजना का लाभ लेने वाली हर महिला के लिए सांसद या विधायक की अनुशंसा अनिवार्य करने की क्या वजह है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद देने का प्रावधान है। याचिका कांग्रेस के पूर्व पार्षद अभिषेक दत्त और आयानगर के पार्षद वेदपाल शीतल चौधरी की ओर से दाखिल की गई। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधियों की अनिवार्य सिफारिश का नियम उन्हें व्यापक विवेकाधिकार देता है और इसके राजनीतिक संरक्षण के तौर पर इस्तेमाल होने की आशंका है। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने योजना का बचाव करते हुए कहा कि दूसरे राज्यों में भी इस तरह की योजनाएं चल रही हैं। दिल्ली लक्ष्मी योजना 1 अगस्त से शुरू हुई थी और इसका आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किया जा रहा है। 21 से 60 साल की उम्र की ऐसी महिलाएं जिनकी सालाना पारिवारिक आय निर्धारित सीमा के भीतर है योजना के लिए आवेदन कर सकती है। टैक्स पेयर्स और सरकारी कर्मचारी इसके दायरे से बाहर है। साथ ही जिस परिवार में सरकारी कर्मचारी हो, 4 पहिया वाहन हो या 3 से ज्यादा बच्चे हो, उस परिवार की महिला को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।
तो अब जिस तरह से देखें कि यहाँ पर जो लक्ष्मी योजना है इस पर सियासत गरमाने लगी है। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं आऊंगी इम्तियाज अहमद जी, बीजेपी नेता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इम्तियाज जी, सबसे पहला सवाल आपसे है मेरा कि अगर लक्ष्मी योजना का जो उद्देश्य है वो जरूरतमंद महिलाओं तक सीधे सरकारी मदद पहुंचाना है, तो फिर लाभार्थियों की पात्रता तय करने के लिए सांसद या विधायक की मंजूरी क्यों जरूरी बनाई जा रही है? क्या सरकार की अपनी जांच व्यवस्था पर या किसी अन्य चीज को लेकर भरोसा डगमगा रहा है? देखिए, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपको इस पर ये बताना चाहता हूं कि जो पात्रता का सवाल है जो आप लोग कह रहे हैं और सभी कह रहे हैं यहाँ पर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आधार कार्ड बनता है, तब जो लाभार्थी है आधार कार्ड के लिए अपने सत्यापन के लिए क्षेत्रीय विधायक पर जाते हैं, क्षेत्रीय सांसद पर जाते हैं। वो इसलिए नहीं जाते कि उनकी मंजूरी चाहिए होती है, मंजूरी का सवाल नहीं है, वो क्योंकि उस निर्वाचन क्षेत्र में रहते हैं, तो वहां पर जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं वो उनका सत्यापन करते हैं कि हाँ ये हमारी यहाँ इस निर्वाचन क्षेत्र में रहते हैं। तो ऐसे ही लक्ष्मी योजना में जो लक्ष्मी योजना का सवाल आ रहा है, भी कोई ऐसा बाध्य नहीं है कि वहां पर उनकी अनुमति लेनी है। वहां पर सभी लोग जा रहे हैं, सभी वर्गों के लोग जा रहे हैं, सभी धर्मों के लोग जा रहे हैं, और जाने के बाद एक प्रक्रिया होती है कि क्षेत्रीय जो विधायक हैं या क्षेत्रीय सांसद हैं वो उनको सत्यापित करे कि हाँ ये हमारे इस क्षेत्र के निवासी हैं, यहाँ पर रहने वाले हैं, तो इसलिए वहां पर उसका सत्यापन किया जाता है। बिल्कुल दीपक जी, आपके पास आएंगे। आपका इस पर क्या कुछ कहना है कि अगर लक्ष्मी योजना का उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं तक सीधे सरकारी मदद पहुंचाना है, तो क्या फिर लाभार्थी की पात्रता तय करने के लिए सांसद या विधायक की मंजूरी क्यों जरूरी बनाई जा रही है? क्या कुछ कहना है इस पर? क्योंकि अगर जो महिला सांसद या विधायक को नहीं जानती या उन तक नहीं पहुंच पा रही, क्या उसको ये लाभ नहीं मिलेगा? दीपक जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, एक बार माइक अनम्यूट कीजिएगा अपना। जी जय जी, नमस्कार आपको जी। मैं बात करूंगा तकनीकी पहलुओं पर। जो अभी बात की प्रक्रिया की बात भाजपा प्रवक्ता ने की, तो 6 अगस्त को गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, आपको मालूम होगा। इस गजट नोटिफिकेशन में क्लॉज 4 जो है उसमें कहीं भी कंडीशन नहीं है कि कोई लेटर या कोई रिकमेंडेशन लेटर साइन बाय एमपी और एमएलए, तो उसमें कोई कंडीशन नहीं है, पहली बात। और जो बेसिकली लॉ कहता है नो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कैन सुपरसीड द गजट नोटिफिकेशन। तो गजट नोटिफिकेशन के बाद में अगर पहली बात तो दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकाला नहीं है, और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकाला भी है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो है वो कभी भी गजट नोटिफिकेशन को सुपरसीड नहीं कर सकता, उसको बाईपास नहीं कर सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ऑर्डर्स होते हैं, वो गजट को इंप्लीमेंट करने के लिए रहेंगे, लेकिन वो गजट के टर्म्स को चेंज नहीं कर सकते। तो सवाल इसमें कानूनी पहलू ये आता है कि अगर ये कंडीशन लाई गई तो कैसे लाई गई, अगर लाई गई तो किस तरह लाई, कौन लाया, किस नियम के तहत लाया, क्या सरकार को अधिकार है कि गजट नोटिफिकेशन जारी करने के बाद एक और कंडीशन अलग से जोड़ दे, और अगर जोड़ी तो किस तरह जोड़ी, अगर उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन आई तो वो कैसे आई, और अगर वो आई तो क्या वो वैध है, कानून के सामने स्टैंड करती है या नहीं करती। दूसरी बात, अगर आप कंडीशंस के अंदर देखेंगे, पूरी कंडीशंस में तरह तरह के जो कंडीशंस हैं उसके अंदर, उसमें 10 साल की कंडीशन भी है, आय की कंडीशन भी है, और कितने कौन पात्र होगा कौन नहीं होगा, वो सब कुछ है, लेकिन इस विषय में कहीं भी उसका उल्लेख नहीं है। इंस्ट्रक्शंस के अंदर कोई भी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन जारी भी की जाती तो वो गजट के अंदर दखल नहीं दे सकती हैं, स्पष्ट रूप से इसके बारे में कानून है। दूसरी बात, योजना में अगर आप देखें पूरा वेबसाइट भी देखेंगे, इसकी वेबसाइट पे जाएं, उस वेबसाइट के ऊपर भी कहीं इस बारे में उल्लेख नहीं है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस की छोड़ दीजिए कि उसके बारे में नोट पुटअप हुआ, वो निकली, जारी की गई, उसको छोड़िए। वेबसाइट जो पब्लिक डोमेन में है, आप क्लोज 2 में जाइए, क्लोज 2 में इसके बारे में कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो सवाल ये एक आज स्थिति ये बनती है स्पष्ट रूप से कि कहीं ना कहीं ये जो अगर ये कंडीशन जोड़ी गई तो किसने जोड़ी, कैसे जोड़ी, और क्या वो स्टैंड करती है कानून के सामने, या वो आप अगर मान लो सपोज कोर्ट के अंदर भी मैटर गया है तो कोर्ट डिसाइड करेगा इसके अंदर। भाजपा गवर्नमेंट जो है, दिल्ली की गवर्नमेंट है,
वो बताएगी वहां पर कि वहां पर किस तरह से, किस पहलू से उन्होंने इसको जोड़ा। बिल्कुल। और दूसरी मीनाक्षी बात, जी, आपका इस योजना को लेकर जो सियासत अब गरमा रही है दिल्ली के अंदर और बीजेपी पर लगातार निशाना भी साधा जा रहा है, तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, आपका इस पर क्या कुछ कहना है? आखिर कितनी ज़रूरी है एमपी या एमएलए की मंजूरी, या फिर वो इस योजना के लिए जो पात्रता है वो एमपी एमएलए को करनी होगी? देखिए जया जी, मैं अगर इस 2500 की स्कीम के बारे में बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की 4 इंजन की सरकार बिल्कुल बड़का झूठा पार्टी जो है, इनकी बिल्कुल नियत नहीं ना थी ये स्कीम देने की, ना है ना कभी होगी। इन्होंने इतनी पात्रताएं लगा दी। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव से पहले वादा किया था दिल्ली की महिलाओं को कि हम 25 रुपए हर महिला को देंगे, तो आज ये पात्रताएं कहाँ से आ गई? क्या उन्होंने ये कहा था कि जो ये पात्रता रखता है वही मुझे वोट करेगा? क्या उस समय उन्होंने सबसे वोट नहीं लिया था? हर महिला ने उन्हें वोट किया, तो हर महिला का अधिकार बनता है कि उसको 2500 रुपए मिले। लेकिन इन्होंने दिल्ली की महिलाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। आज इन्होंने इतने टर्म एंड कंडीशंस लगा दिए हैं कि आज मेरे को लगता है कि दिल्ली की 2% महिला भी इसकी पात्र नहीं बन पाएंगी, और जो बनेंगी उनके हाथ में भी सिर्फ 1000 रुपए आएंगे, और वो 1500 रुपए कहाँ जाएंगे किसी को नहीं पता है। तो इस तरीके से ये सिर्फ दिल्ली की जो महिलाएं उनको धोखा दे रहे हैं, उनको ठग रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से इनके मतलब इनके नियत है कि ये पैसा दिल्ली की महिलाओं को दिया जाए। कहते हैं ना, नौ नौ मन तेल चढ़ेगा ना राधा नाचेगी। इतनी कंडीशन लगाओ, इतनी कंडीशन लगाओ कि कहीं ना कहीं तो कोई अपात्र हो ही जाएगा इसमें। एक तो कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर वो इलिजिबल रहेगा ही नहीं। और मैंने बात की है जया दिल्ली की महिलाओं से, मैं क्योंकि महिलाओं के बीच में रहती हूँ, मैं क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और एक पूरे क्षेत्र में नेता भी हूँ। मैं वहां की महिलाओं से बात करती हूँ तो वो कहती हैं कि इन्होंने इतनी कंडीशन लगा दी है, बताइए हम कहाँ से लाए राशन कार्ड? राशन कार्ड तो इन्होंने बनाने ही बंद कर दिए, और जो पुराने थे वो सारे काट दिए, तो हम कैसे पात्र बनेंगे इसके अंदर? कहते हैं जी अब जिसके 3 बच्चे हैं, बताइए हमने कौन सी गलती कर दी भाई जी? वैसे तो ये बीजेपी वाले कहते हैं जी खूब बच्चे पैदा करो, ऊपर से 3 बच्चे तो हमें एलिजिबल नहीं माने, बल्कि जो 3 बच्चे वाली महिलाएं उनको तो ज्यादा जरूरत है, उनके खर्चे कहीं ज्यादा है, उनको ज्यादा जरूरत है, तो ये कंडीशन लगाने का तो मतलब ही नहीं बनता था। ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। अब आप कह रहे हो कि जो 2400 यूनिट का बिल होना चाहिए। आप बताइए कि दिल्ली जैसी जगह में जब गर्मी इतनी पड़ती है तो कूलर पंखे चलते हैं, कहीं ना कहीं अगर 2-3 यूनिट भी अगर ऊपर हो गया बिल तो वही पात्रता खत्म हो जाएगी। अब कहते हैं जी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। अब बताइए इसमें अगर किसी महिला के घर में किसी के ऊपर क्रिमिनल केस है तो उसका क्या, वो बताइए उसमें गलती क्या है, बताइएगा जरा मुझे। आप 10 साल का वो मांग रहे हैं, प्रूफ मांग रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या मोदी जी ने से कहा था कि अगर आप 10 साल से दिल्ली में नहीं रह रहे तो मुझे वोट मत कीजिएगा? अगर किसी ने 1 साल पहले भी वोट बनाया है तो उसने वोट किया था ना मोदी जी को, बीजेपी को वोट किया था ना इसी उससे कि हमें ये 2500 रुपए मिलेंगे। तो क्या ये महिलाओं के साथ ये धोखा नहीं है? आप सोचिए कि अगर इनको पंजाब से सीखना चाहिए ना, अरविंद केजरीवाल से जितना इन्हें भगवत मान से सीखना चाहिए कि हमने अगर वादा किया तो हमने पंजाब की हर महिला को, चाहे 21 वर्ष 18 वर्ष से ऊपर की जितनी भी महिलाएं थे सबको इसका पात्र बनाया। हमने कोई ऐसी टर्म एंड कंडीशन नहीं रखी जिसमें कहीं वो उलझ कर रह जाए, और आज पंजाब की महिलाएं बहुत खुश हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको नहीं देना था तो आपको झूठ बोलने की जरूरत ही क्या थी? इन्होंने कहा था जी झुग्गियां नहीं तोड़ेंगे, इन्होंने झुग्गियां तोड़ दी, और जो गरीब सबसे ज्यादा जो जिनको जरूरत थी उनको तो इन्होंने उजाड़ दिया। तो इनकी इन योजना का फायदा उठाएगा कौन? तो ये तो भैया बहुत ही झूठे और जुमलेबाज लोग हैं। ये कहीं से भी कोई भी ऐसा वादा नहीं करते, सिर्फ जुमले छोड़ते हैं। चलिए इम्तियाज जी, मैं आपके पास ही आ रही हूँ। कांग्रेस की तरफ से भी और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी तमाम बड़े सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब आपसे लेंगे। और इसके साथ मेरा भी एक सवाल ये रहेगा कि आपने साफ तौर से कहा कि एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि आप उसी एरिया के वहाँ के हैं या नहीं है, ये ज़रूरी भी। जब सरकार के पास आधार, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, दूसरे तमाम सरकारी रिकॉर्ड्स के जरिए पात्रता जांचने के हजारों तरीके मौजूद है, तो फिर एमपी एमएलए की सिफारिश को बीच में लाने की क्या जरूरत पड़ रही? क्या इसके पीछे कोई और राजनीतिक मजबूरी है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लक्ष्मी योजना है दिल्ली सरकार की, वो दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना हमारी दिल्ली की जरूरतमंद बहनों के लिए है, ना कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब की बहनों के लिए है। दिल्ली सरकार की योजना, दिल्ली में जो रहने वाली हमारी बहनें हैं जरूरतमंद, उन बहनों के लिए योजना है। और जो पात्रता की बात है, पात्रता जांचना इसलिए आवश्यक बनता है क्योंकि कौन सा परिवार कहां से आकर यहाँ पर रहता है, कोई बांग्लादेश से आया होगा, कोई इंडिया से आया होगा, कोई और भी किसी देश से आया होगा, तो ये भी पात्रता जानना बहुत जरूरी होती है
कि भाई जो जिस परिवार को हम ये योजना देने जा रहे हैं, सरकार से सीधे रूप से जोड़ रहे हैं, वो वास्तव में दिल्ली का नागरिक है या नहीं है, इसलिए इस पात्रता की आवश्यकता है। और रही बात एमपी एमएलए मंजूरी की, तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं रखी हुई है भारतीय जनता पार्टी ने। विधायक के जो विधायकों के दफ्तर हैं वो खुले हुए हैं, उसमें कोई भी जाता है, किसी भी वर्ग का, किसी भी धर्म का, सभी बहनें वहां जा रही हैं और सबका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वहां पर चयनित करके रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, सबका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। और अगर वास्तव में ये जरूरतमंदों के लिए योजना है, तो अगर आप मानिए किसी के पास कार है, फोर व्हीलर है उसके पास, या और भी कई सारी चीजें हैं, तो इसका मतलब है ये जरूरतमंद नहीं है महिला। तो इन्हीं चीजों को जो गुना भाग इस पर किया गया है, इस पर यही निष्कर्ष निकला है कि जो वास्तव में जरूरतमंद बहनें हैं, जिनके परिवार में आय का स्रोत नहीं है, इनकम सोर्स नहीं है, जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, उनकी पात्रता जानने के लिए ये जो जो नियम रखे गए हैं, ये रखे गए हैं। और जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता इल्जाम लगाना है, क्योंकि इनकी सरकार में भी जब योजना लागू की थी 2000 रुपए की, तो बिना योजना लागू किए हुए चुनाव से पहले सिर्फ अनाउंसमेंट कर दिया था, और अनाउंसमेंट करने के बाद प्लास्टिक के कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, जबकि कोई योजना पास नहीं हुई थी। उसके बाद कार्ड भी इश्यू कर दिए थे। तो झूठ बोलना तो इनकी फितरत है, और आज भी इन्हीं चीजों को लेकर ये कह रहे हैं, इसी चीजों को लेकर इल्जाम लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं। तो झूठे वास्तव में ये लोग हैं। और मैंने आपको इम्तियाज, एक छोटा सा सवाल इस पर यहाँ पर मैं लूंगी आपसे, पार्टी की तरफ से कि एमएलए एमपी के वहां से रिकमेंडेशन चाहिए। बिल्कुल, ये भी यहाँ पर जानना चाहूंगी, और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट भी होगा। मान लीजिए किसी क्षेत्र की महिला है, वो पात्र भी है, लेकिन स्थानीय सांसद या विधायक से उसकी राजनीतिक पसंद मेल नहीं खाती, तो क्या उसकी पात्रता भी प्रभावित होगी? क्या सरकारी मदद पाने के लिए राजनीतिक संबंध जरूरी किए जा रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने इसकी ऑनलाइन पोर्टल पर भी जो रजिस्ट्रेशन स्वीकार किया है। जो महिला वहां पर नहीं जा सकती, जो बहन नहीं जा सकते, आज सैकड़ों लोग हैं जो साइबर कैफे से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, और 8 लाख से ऊपर इसका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। तो अगर पसंद नापसंद की बात होती तो इतनी भारी संख्या में रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं पाते। जो लोग नहीं जाना चाहते, या किसी को कार्यालय नहीं पता है, वैसे तो अमूमन सबको कार्यालय पता होता है, क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय एमएलए का सबको पता होता है, लेकिन जिनको नहीं पता वो अपने घर बैठे भी कर सकते हैं, आप साइबर कैफे से भी करवा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एमपी एमएलए की रजामंदी चाहिए, उनकी रिकमेंडेशन चाहिए। एक बता दें कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, क्योंकि मैं जितनी भी महिलाओं से मिल रही हूँ, कहीं ना कहीं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। उसका कारण है कि इसकी पात्रता है। तो सभी दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि किसी ना किसी कंडीशन की वजह से उनकी पात्रता नहीं हो पा रही है और वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रही है। अगर बीजेपी नेता जी को मैं चैलेंज कर रही हूँ, मुझे आज बताएं कि कितनी महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कर दिया अभी तक, बताइएगा, इसी चैनल पे बताकर जाइए। आप कह रहे हैं ना भारी मात्रा में रजिस्ट्रेशन हो गया, तो बताइए कितने रजिस्ट्रेशन हो गए। देखिए 8 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं अभी तक, आप साइट पर जाकर चेक कर लीजिए। आपको 8 लाख रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे तो माफी मांगेंगे, ये माफी मांगेंगे। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल रजिस्ट्रेशन आप चेक कीजिए, और आपसे भी आपको भी माफी मांगनी पड़ेगी, आपको भी माफी मांगनी पड़ेगी। जो आप चैनल पर बैठकर पार्टी झूठ बोल रही है, झूठों की पार्टी है, आपको भी माफी मांगनी पड़ेगी। जो आप लोगों ने झूठ बोला, आप लोगों ने योजना लागू किए बिना जो कार्ड इशू कर दिए, आप लोग कैसे करेंगे? आप लोग मांगेंगे माफी? आप लोग मांगेंगे माफी? आप लोगों ने मांगी माफी? आप लोगों ने माफी मांगी है क्या? आप लोगों ने तो इतना बड़ा झूठ बोला। ये वक्त आने पर क्लियर हो जाएगा, ये वक्त आने पर क्लियर हो जाएगा। मीनाक्षी जी, इम्तियाज जी, एक एक करके बोलिए, सबकी बात सुनी जाएगी। दीपक जी, आप क्या कुछ कह रहे हैं इस पर? जी, डिबेट मुझे लगता है कि दूसरे मुद्दों पर चली गई है। आपको मालूम है जो टॉपिक है आज का, वो ये है कि जो कंडीशन, जिस कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, उसके पर चर्चा नहीं हो पाई अभी तक। मैं भाजपा प्रवक्ता से सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो एडिशन कंडीशन जो है बियॉन्ड द गजट नोटिफिकेशन लाई गई है, ये किस तरह से लाई गई है? इसका जवाब उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। क्या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकाला है? कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकाला है? किस डेट को निकाला है? और वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्डर था वो कहां पर पब्लिश हुआ? किस पब्लिक डोमेन में है? किस तरह से ये प्रक्रिया अडॉप्ट की गई? इस प्रक्रिया के पर हम बात कर रहे हैं। हम शुरू से इस प्रक्रिया को हमारी पार्टी ने लगातार इनप्रैक्टिकल बताया है। अगर आप देखें, जब कागज आप ऑलरेडी वेरीफाई करा चुके हैं, हम कंडीशंस में नहीं जा रहे। कंडीशंस किस तरह से, कितने अधिकारों से वंचित कर दिया गया है दिल्ली की महिलाओं को, वो तो हम बार बार बोल चुके हैं। लेकिन आज हम केवल एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं
वो विषय ये है कि इस कंडीशन को जब आप ऑलरेडी सारे कागज की जांच कर चुके हैं और उसके बाद में फिर लेटर की वैल्यू क्या रहती है? आप मुझे बताइए, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप वेरीफाई कर लेते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को भी आप चैलेंज कर रहे हैं इसका मतलब, और उसको किसी एमपी या एमएलए का अगर साइन होता है तो वैलिड मान लेते हैं, अगर एमपी एमएलए का साइन नहीं होगा तो सारे डॉक्यूमेंट इनवैलिड मान लिए जाएंगे। मेरा प्रश्न ये है, इसका जवाब भाजपा प्रवक्ता दे। बिल्कुल, इम्तियाज जी से उनके पास आएंगे, जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले मीनाक्षी जी कुछ कहना चाह रही थी, अब अपनी बात रखिए आप। देखिए जया जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब बात हो रही है कि जो विधायक है उसके साइन, यानी वो वेरीफाई कर रहा है, कल को अगर वेरिफिकेशन में कोई गलत निकलता है या किसी गलत पात्रता के व्यक्ति को वो दी जा रही है 2,500 रुपए, तो क्या उसका श्रेय भी वही लेंगे? चलिए इसका भी जवाब ले लेते हैं, वक्त हमारे पास काफी कम है। इम्तियाज जी, यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से भी सवाल पूछा गया है और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, एक आखिरी जवाब आपका लेंगे इस पर। देखिए, मैंने पहले भी ये कहा था और मैं दोबारा भी बता रहा हूँ कि जो विधायक के कार्यालय हैं या सांसद जी का कार्यालय है, वहां पर कोई भी महिला, कोई भी शख्स वहां पर जाता है और वो जाकर अपना फॉर्म सबमिट कर सकता है और ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन क्योंकि सत्यापन करना आवश्यक होता है कि कहीं कोई गलत व्यक्ति तो नहीं है, कोई गलत परिवार तो नहीं है, इस सत्यापन के लिए अपने जो कि निर्वाचन क्षेत्र में जो व्यक्ति रहता है, इसलिए वो साइन वहां पर करा के और अपना सत्यापन के विधायक वो गारंटी लेगा कर देते हैं वहां पर। जो सत्यापित कर रहा है वो गारंटी ले रहा है कि जितने भी वो साइन करेगा उसमें एक भी पात्रता गलती निकलेगी। भाजपा प्रवक्ता ने बोला कोई कंडीशन नहीं है। वॉइस नहीं आ रही, आपका मतलब क्या है? भाजपा प्रवक्ता ने बोला कि कोई इम्तियाज जी, मीनाक्षी जी का ये सवाल है, अगर यहाँ पर जब पात्रता की जा रही है और ये क्लियर किया जा रहा है, यहाँ पर रिकमेंड कर दिया गया कि एमपी एमएलए की तरफ से आगे पास कर दिया गया कि आप पात्र हैं इस योजना के, तो क्या वो एमपी एमएलए की जिम्मेदारी होगी अगर वो पात्र नहीं होता है? नहीं, अगर एमपी एमएलए पात्र कर रहे हैं, एमपी एमएलए अगर पात्र कर रहे हैं वहां से, क्योंकि ऑनलाइन भी प्रक्रिया है, पात्र करने के बाद किसी चीज की जरूरत नहीं रह जाती, ये तो सभी जानते हैं। और ऐसा कोई मामला भी नहीं निकल कर आ रहा है कि पात्र होने के बाद में वो मामले रिजेक्ट हो गए, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन भी है। अगर वहां से आप किसी, जैसे पहले भी बात हुई थी इस विषय पर, कि अगर वहां पर कोई व्यक्ति नहीं जा पा रहा है, कोई महिला हमारी बहन वहां पे नहीं जा पा रही है, वो ऑनलाइन भर देगी। ऑनलाइन भरने के बाद इम्तियाज जी, सिंपल से मीनाक्षी जी ने ये पूछा है कि अगर पात्रता गलत साबित होती है एमपी एमएलए की तरफ से, तो क्या जिम्मेदारी एमपी एमएलए लेंगे इस चीज में? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए बस। अगर गलत पात्रता हुई या फिर वो पात्र नहीं है फिर भी पात्रता कर दी गई है, तो क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? नहीं, जिम्मेदारी की बात नहीं है, जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार के अपने माध्यम बने हुए, नियम बने हुए हैं, जिन नियम में जिस नियम के अंतर्गत क्यों फॉर्मेलिटी रखी गई है फिर इसकी? क्यों फॉर्मेलिटी रखी गई है? देखिए, जो नियम सरकार ने बनाए हैं, जो नियम सरकार ने बनाए हैं, उस नियम के अकॉर्डिंग जो भी आएगा वो सबका स्वागत है, सबकी सहायता। खुद कोर्ट कह रहा है उसकी जरूरत नहीं है, कोर्ट से बड़े हो गई सरकार। 6 अगस्त को बना चुके हैं, फिर उस नियम के बाद में कौन सा नियम आपने ऐड कर दिया, यही पूछना चाहते हैं हम। कोई नियम ऐड नहीं हुआ है, वो जो आप लोग नियम बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कोई नियम। बहरहाल देखिए, सवाल यहाँ पर उठते रहेंगे और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अब इस पूरी चर्चा के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरे सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन लक्ष्मी योजना पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी ने सरकार के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जनता को सरकारी योजना का लाभ देने में पारदर्शिता बढ़ी या फिर जनप्रतिनिधि की मंजूरी? अगर सरकार के पास लाभार्थी की पहचान, आय और पात्रता जांचने के दूसरे हजारों तरीके मौजूद है, तो फिर एमपी या एमएलए की मंजूरी को अनिवार्य बनाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी है? क्या इससे योजना का लाभ जरूरतमंद तक पहुंचाने की प्रक्रिया आसान होगी या फिर राजनीतिक सिफारिश का रास्ता खोलेगा? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी महिला को सिर्फ इसलिए लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलता क्योंकि उसे स्थानीय सांसद या विधायक की मंजूरी नहीं मिली, तो उस महिला की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार इस शर्त को वापस लेगी? क्या पात्रता तय करने की पूरी प्रक्रिया को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त किया जाएगा? और क्या सरकार हाईकोर्ट में यह स्पष्ट कर पाएगी कि जनप्रतिनिधियों की मंजूरी आखिर किस नियम के तहत मांगी जा रही? क्योंकि सवाल सिर्फ एक योजना का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो सरकार की हर कल्याणकारी योजना से जुड़ा हुआ है। बहरहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।